वाले 600 वर्षों तक भारत में कोई भी बड़ा राज्य नहीं बना और पूरे भारत में कई छोटे छोटे राज्य बन गए। ऐसा क्यों हुआ? ये छोटे छोटे राज्य कहाँ से आए? इस समय के प्रमुख राजा कौन कौन थे? उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी? ये सभी बातें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। नए राजा और राजवंश कैसे बने? नए राजा और राजवंश कैसे बने? सन 650 के आसपास के प्राप्त शिलालेखों और ताम्रपत्रों से पता चलता है कि इस समय भारत में कई शक्तिशाली राजा हुए, जिन्होंने अपने आसपास के इलाकों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। लेकिन बाद में इन राजाओं के उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं हुए। इस कारण उनके राज्यों के अधिकारी, प्रांत प्रमुख, सेना प्रमुख आदि अपने इलाकों में ज्यादा आजादी से शासन करते थे और धीरे धीरे उस राजा की अधीनता मानने से भी इंकार करने लगे। उदाहरण के लिए पश्चिम भारत के एक राज्य में राष्ट्रकूट वंश का शासन था, जो पहले चालुक्य राजाओं के कर्मचारी थे। परंतु 8वीं सदी में उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाकर अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर लिया। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि किसी शक्तिशाली योद्धा ने अपने साथियों के साथ कमजोर कबीलों और बस्तियों पर आक्रमण कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। आगे चलकर उसने दूसरे इलाकों से ब्राह्मणों, व्यापारियों और किसानों को बुलाकर वहां बसाया और खुद को वहां का राजा घोषित कर लिया। उदाहरण के लिए राजस्थान में जोधपुर के पास घटियाला से मिले एक शिलालेख से पता चलता है कि इस क्षेत्र में प्रतिहार वंश के लोगों का शासन इसी तरह स्थापित हुआ था। जबलपुर के निकट त्रिपुरी राज्य के कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में अपना शासन स्थापित किया। राजा और राज्य बनने के कुछ और भी तरीके थे, जैसे कुछ परिवारों ने जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर अधिकार कर लिया। उन जमीनों से अच्छी फसलें प्राप्त करने के लिए सिंचाई के नए साधन जैसे कुएं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाए। इससे फसलें अच्छी होने लगी और वे संपन्न होने लगे। धीरे धीरे उन इलाकों के लोगों पर उनका दबदबा बढ़ता गया और लोग उनकी बातें मानने लगे। इन परिवारों ने अपने को श्रेष्ठ और ऊंचा सिद्ध करने के लिए अपने वंश का संबंध देवताओं व ऋषियों से जोड़ा। उदाहरण के लिए बंगाल में पालवंश एवं मध्य भारत में कलचुरियों का उत्थान कुछ इसी तरह हुआ था। ब्राह्मणों और भाटों की भूमिका। नो और भाटों की भूमिका इन ताकतवर परिवारों को राजवंश के रूप में स्थापित करने और राज्य की व्यवस्था बनाने में ब्राह्मणों ने बड़ी सहायता की। उन दिनों धर्म, ज्ञान और राजकाज चलाने के ज्ञाता के रूप में ब्राह्मणों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। इसलिए उत्तर और दक्षिण दोनों ही क्षेत्रों के राजाओं ने गंगा यमुना तट पर बसे ब्राह्मणों को अपने राज्य में बसाया। राजा ब्राह्मणों को कभी कभी पूरे गांव के गांव या फिर गांवों से प्राप्त होने वाला संपूर्ण लगान दान में दे देते थे। इन आदेशों को प्रमाण के रूप में रखने के लिए इन्हें ताम्रपत्र पर खुदवाया जाता था। ब्राह्मण राजाओं की वंशावली बनाते थे, जिनमें उन्हें चंद्र, सूर्य या किसी महान ऋषि का वंशज बताया जाता। साथ ही समाज में राजा की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए ब्राह्मण उनसे राजसूय, अश्वमेध जैसे यज्ञ भी करवाते थे। छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासक रत्नदेव तृतीय का ऐसा एक दान देने वाला ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुआ है। भाटों ने भी राजवंशों को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युग में समूचे उत्तर भारत में भाट परंपरा दिखाई देती है। भाट दरबारी कवि होते थे जो स्थानीय भाषा में राजा व उसके पूर्वजों की प्रशंसा में गीत गाकर राजा एवं उसके वंश के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा और गर्व के भाव जगाते थे। छत्तीसगढ़ में चारण कवि की परंपरा थी। खैरागढ़ के राजा लक्ष्मीनिधि राय के दरबार में कवि दलराम राव थे। इन्होंने अपनी कविताओं में राजा की प्रशंसा के साथ ही पहली बार छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया था। अधिपति राजा और सामंत राजा, अधिपति राजा और सामंत राजा, अधिपति राजा और सामंत राजा। राजाओं की संख्या बढ़ने से भूमि और अधिकार क्षेत्र के विस्तार को लेकर अनेक युद्ध हुए। इन दिनों जो राजा हार जाते उन्हें आमतौर पर अपने राज्य वापस मिल जाते थे, पर बदले में उन्हें विजयी राजा की कुछ शर्तें माननी पड़ती थीं। पराजित राजा को ये स्वीकार करना पड़ता था कि विजयी राजा उसका स्वामी है। विजयी राजा अधिपति कहलाता था, किंतु पराजित राजा उसका सामंत कहलाता था, ये दिखाने के लिए कि वो किसी राजा का अधीन है। पराजित राजा को अपने नाम के आगे यह बात लिखनी पड़ती थी, जैसे परमभट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज श्री भोजदेव के चरणों में रहने वाले महासामंत श्री क्षितिपाल। इसके अतिरिक्त सामंत अपने अधिपति के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए उसके पास समय समय पर मूल्यवान भेंट भी भेजते थे। साथ ही जब भी अधिपति राजा कोई युद्ध लड़ रहा होता तो सामंतों को उसकी सहायता के लिए अपनी सेना लेकर जाना पड़ता था। प्रमुख राजवंश परमखा राजव शप्रमखा राजव सन 800 ई से लगभग 1000 ई तक उत्तर, पूर्वी और मध्य भारत दक्षिण में 3 बड़े प्रभावशाली राजवंश बने। उत्तर भारत में प्रतिहार वंश, पूर्वी भारत में पाल वंश और दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश।
इन 3 वंशों के राजा कन्नौज पर अधिकार करने और उत्तरी भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए आपस में लगभग 200 वर्षों तक लड़ते रहे और इसी कारण तीनों राज्यों की शक्ति भी नष्ट हो गई। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश, वंश के राजा राज्य कर रहे थे। इनमें कलिंगराज, रत्नदेव, जाजलदेव आदि प्रमुख हैं। सन 1000 ई के आसपास कलिंगराज ने समूचे दक्षिण कोसल पर अधिकार कर लिया। उसने तुम्माड़ नगर में अपनी राजधानी स्थापित की और लंबे समय तक स्वतंत्रतापूर्वक शासन किया। इसी वंश के रत्नदेव ने महाकोसल क्षेत्र में रतनपुर को राज्य की नई राजधानी बनाया। उन दिनों महाकोसल के क्षेत्र में रतनपुर की बराबरी का कोई शहर नहीं था। कलचुरी वंश के राजा अपने आप को राजपूत कहते थे। इनके अतिरिक्त इस काल में भारत के दूसरे इलाकों में भी, विशेषकर उत्तर पश्चिम व मध्य भारत में, कई राजपूत राजवंश प्रभावी हुए। इनमें से कुछ प्रमुख थे चौहान, तोमर, परमार, गुर्जर, प्रतिहार आदि। इन राजवंशों की विशेषता ये थी कि प्रत्येक वंश की कई शाखाएं अलग अलग जगहों पर राज्य करती थीं। इस समय मध्य भारत में परमार वंश के राजाओं का शासन था। इस वंश के राजाओं में सबसे प्रसिद्ध था राजा भोज। भोज ने सन 1000 ई से 1035 ई तक शासन किया। अपनी शक्तिशाली सेना के कारण ही वो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में सफल हुआ था। भोज एक पराक्रमी राजा होने के साथ साथ विज्ञान, साहित्य और वास्तुकला में भी गहरी रुचि रखता था। इसी समय मध्य एशिया का एक शक्तिशाली शासक हुआ जिसका नाम था महमूद गजनवी। उसने सन 1000 ई से 1025 तक बार बार उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर आक्रमण किया और धन लूटकर अपने राज्य वापस चला गया। उसके राज्य में एक बड़ा विद्वान था, अलबरूनी। वो गणित, खगोल शास्त्र और अलग अलग धर्मों का गहराई से अध्ययन करने भारत आया था। यहाँ आकर उसने संस्कृत भाषा सीखी और कई वर्षों तक जगह जगह भ्रमण कर पुरानी पुस्तकों का अध्ययन किया। अपने देश लौटने के बाद उसने सन 1030 ई में अरबी भाषा में एक किताब लिखी जिसका नाम था तहकीक-ए-हिंद। इस किताब में उसने भारत के लोगों, उनके धर्म, रीति रिवाज, विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र आदि के बारे में विस्तार से लिखा है। राजवंशों की शासन नीति। राजवंशों की शासन नीति इन अधिकारियों को राज्य की तरफ से नियमित वेतन नहीं मिलता था, बल्कि बड़े भू क्षेत्र या कई गांव इनके नाम कर दिए जाते थे। इन क्षेत्रों से इनके लोग लगान आदि वसूल करते थे। इस वक्त लगातार युद्धों के चलते रहने के कारण सेना का महत्व बढ़ गया था। राजाओं की सेना बहुत बड़ी नहीं होती थी। बड़े अधिकारियों और सामंतों के पास अपनी अपनी सेनाएं होती थीं जिन्हें वे जरूरत के वक्त राजा की मदद के लिए भेजते थे। सेना में पैदल सैनिकों के अलावा हाथी और घोड़ों का महत्व बढ़ गया था। इस प्रकार की व्यवस्था का नुकसान भी था। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने और अलग सेना होने के कारण ये अधिकारी अक्सर अपने राजा की अवहेलना करते थे। वे हमेशा अपने लिए और ज्यादा स्वतंत्रता हासिल करने के लिए तत्पर रहते थे। दक्षिण भारत के बड़े राजवंश। दक्षिण भारत के बड़े राजवंश। दक्षिण भारत के बड़े राजवंश चोलवंश दक्षिण का सबसे शक्तिशाली राजवंश था। इस वंश के प्रमुख राजा थे राजराजा चोल, राजेंद्र चोल और कुलोआंग चोल। इन राजाओं ने न केवल पूरे दक्षिण भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित किया, बल्कि सैनिक अभियान धन इकट्ठा करने के लिए उड़ीसा और बंगाल तक के राजाओं को हराया और अपना विशाल राज्य स्थापित किया। उन्होंने अपने समुद्री बेड़ों की मदद से समुद्र पार कर श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और मालदीव पर भी चढ़ाई की। श्रीलंका का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय तक चोल राजवंशों का हिस्सा बना रहा। चोल राजाओं की इन सैनिक सफलताओं का आधार था उनकी शक्तिशाली थल और जल सेना। सैनिक अभियानों से मिले धन से चोल राजाओं ने कई भव्य मंदिर बनवाए। मंदिरों में स्थापित देवताओं के नाम उन मंदिरों को बनवाने वाले राजा के नाम पर होते थे। जैसे राजराजा चोल ने राजराजेश्वर मंदिर बनवाया। अपनी सेना जुटाने और शासन के अन्य खर्चों के लिए चोल शासक प्रजा पर विभिन्न प्रकार के कर लगाते थे। भूमि पर लगने वाला कर इनमें सबसे महत्वपूर्ण था। ये कर उत्पादन के 1/3 हिस्से तक होता था। इसके अलावा व्यापार पर लगने वाला कर भी काफी महत्वपूर्ण था। इसी के साथ बड़े निर्माण कार्य जैसे तालाब, नहर आदि को बनाते समय गांव वालों से बेगारी की मांग भी की जाती थी। ग्राम व्यवस्था एवं स्थानीय स्वशासन का इस युग में विकास हुआ।